गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 15 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिविजन। मियावाकी रिकॉर्ड अहमदाबाद में है, जो कि प्लांटेशन हुआ है 3.61 लाख सैपलिंग्स का। गगनयान टेस्ट ऑल ऑफ एबव, लेकिन इसमें मेजर 3 टेस्ट किया गया है। नमस्ते डे कलकत्ता में मनाया गया है 3rd। ईपीएफओ एमनेस्टी 3 मंथ का ड्यूरेशन जारी किया है। साउथ चाइना सी में अमेरिका और इंग्लैंड और साथ ही उसके साथ 12 अन्य देशों ने चाइना का विरोध किया है। यूपी खेत सुरक्षा में 1.43 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर का बजट जारी किया गया है। स्कीम डिजिटल इंडिया 11 साल हो चुका है इसका। 1 जुलाई 2015 में लॉन्च किया था। ये याद रखेंगे, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वुमेन एसएचजी एप्स कौन सा लॉन्च किया है? ई सारस ऐप। शेख अहमद जो इमीर थे कतार के, वो एज ऑफ 74 के एज में निधन हो गया इनका। आयुष्मान दिवस रिप्लेस किया है खेला हॉबी दिवस को, जो हर साल 16 अगस्त को मनाया जाएगा। विंबलडन टेनिस से रिलेटेड, और विंबलडन कहाँ है? लंदन में खेला जाता है, और ये एकमात्र आउटडोर टेनिस गेम है और ग्रास पे खेला जाता है। गोल्डन बूट अवार्ड किसको फीफा में दिया जाता है? किसको? जो हाईएस्ट गोल स्कोरर होता है उसको दिया जाता है। प्राइवेट पीएफ कोड का क्या है? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 यूज किया है। इसारस ऐप लिस्टिंग में उमंग ऐप के अंतर्गत इसारस ऐप को जोड़ा गया है। मियावाकी कैटेगरी एफोरेस्टेशन से रिलेटेड है, और मियावाकी जो टेक्निक है ये जापानीज टेक्निक है। क्वेश्चन में पहला देख लेते हैं आज का। According to the latest announcement in July 2026, Ladakh is set to receive Autonomous Hill Development Council in how many of its district? तो लेटेस्ट अनाउंसमेंट जुलाई में जो हुआ है 2026 में, जिसके तहत लद्दाख में सेट किया जा रहा है ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। कितने राज्यों में, कितने जिलों में लद्दाख की सेट हुआ ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, 7 जिलों में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लद्दाख में लाया जा रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट लद्दाख विल गेट ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इन ऑल इट्स 7 डिस्ट्रिक्ट। तो लद्दाख में कितना टोटल डिस्ट्रिक्ट है? 7, और 7 में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लाया जा रहा है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दिस मूव्स एम्स टू प्रोवाइड लोकल गवर्नमेंट, जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट्स को लेजिस्लेटिव पावर्स टू ग्रास रूट लेवल दिया जाएगा इन द रीजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजन देख लेते हैं। आर्टिकल 371 कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर वेरियस स्टेट्स टू प्रोटेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट। तो आर्टिकल 371 के तहत कई राज्य को, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, उसी में लद्दाख भी है शामिल, तो आर्टिकल 371 के तहत वहाँ का वेरियस स्टेट का प्रोटेक्ट किया जाता है। देयर सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है आर्टिकल 371 के तहत। लद्दाख का स्टेटस देख लेते हैं। लद्दाख को यूटी में कन्वर्ट कब किया गया था? अक्टूबर 31, 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर यूटी बना था लद्दाख। तो मेन क्या हो गया इसमें? मेन पॉइंट हो गया कि लद्दाख में 7 जिला है और सातों जिला में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट लाया गया है। आर्टिकल 371 याद रखेंगे, वेरियस स्टेट को प्रोटेक्ट करता है, दियर कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 371 के तहत। और ये इंपॉर्टेंट है, यूटी लद्दाख यूटी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को बना, जम्मू एंड कश्मीर से अलग होकर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच बॉडी रिलीज द फर्स्ट साइंटिफिक रिपोर्ट ऑन एआई इन जुलाई 2026 वार्निंग गवर्नमेंट्स टू एक्ट बिफोर इट्स टू लेट? तो कौन सा ऐसा बॉडी है जो कि फर्स्ट साइंटिफिक रिपोर्ट एआई ऑन एआई लॉन्च किया है जुलाई 2026 में? गवर्नमेंट को वार्निंग कर रहा है टू एक्ट, निर्णय लेने के लिए, बिफोर इट इज टू लेट, लेट हो जाए उससे पहले निर्णय लेने के लिए। और रिपोर्ट का नाम क्या है? फर्स्ट साइंटिफिक रिपोर्ट ऑन एआई। तो इस बॉडी का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन रिलीज इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक रिपोर्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यूनाइटेड नेशनल जो है फर्स्ट अपना पहला कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक रिपोर्ट जारी किया है। किसके ऊपर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत डेंजर है, इसी के ऊपर जारी किया गया। द रिपोर्ट स्ट्रांगली वार्न्स ग्लोबल गवर्नमेंट, जो कि जो विश्व स्तर पर जो गवर्नमेंट है उसको वार्न कर रहा है अबाउट एग्जिस्टेंशियल रिस्क, जो कि रिस्क हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपागेशन, एआई के द्वारा फेक वीडियो बनाकर मिस इन्फॉर्मेशन जो रियल लगता है एकदम, उस पर वार्न किया है यूनाइटेड नेशन ने। एंड साइंटिफिक vulnerabilities posed by अनरेगुलेटेड एआई टेक्नोलॉजी, जो कि अनरेगुलेटेड एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा
साइंटिफिक वर्नाबिलिटीज जो सिस्टमेटिक है उसके तहत मिसगाइड हो जाता है इफ इमीडिएट गाइडलाइंस आर नॉट एस्टेब्लिश्ड। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंपल, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में है। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? अंटोनियो गुटेरेस से 2017 से पद संभाली हुई है अंटोनियो गुटेरेस। तो इसका मेन पॉइंट हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वन कौन जारी किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर वो कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा। 2017 से अभी तक एंटोनियो गुटेरेस इनका सेक्रेटरी जनरल का पद संभाली हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, इन जुलाई 2026 ओझा कुमिन जो जीरा का वैरायटी है एंड फनल्स ऑफ विच इंडियन स्टेट, कौन सा राज्य का फॉर्मली रिसीव्ड प्रेस्टिजियस जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग? तो जो जीरा है और सौंफ है कौन से राज्य का है जिन्हें जुलाई 2026 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात का प्रमुख ओझा क्यूमिन जो ऊंझा एक जगह है वहाँ का जीरा बहुत फेमस है। और फनल जो है सौफ ऑफिशियली ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है। ऊंझा इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज एशिया लार्जेस्ट होलसेल मार्केट है जिसका नाम है ऊंझा, गुजरात में है। वहाँ का जीरा बहुत फेमस है। एंड क्यूमिन एंड टैग इज हाईली इनहेंस एक्सपोर्ट वैल्यू, और ये जो जीआई टैग मिला है वो इसका एक्सपोर्ट वैल्यू को और बढ़ावा देगा। ऑथेंसिटी ऑफ दीज स्पाइसेस ग्लोबली, और ग्लोबली इसको पहचान देगा। जीआई टैग का नोडल एक्ट देख लेते हैं। गवर्नड बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत आया। 2003 में फोर्स में आया, 2003 में लागू किया गया। 2004 में पहला दार्जिलिंग टी को पहला जीआई टैग मिला गया। ये जीआई टैग इज लीगली वैलिड फॉर पीरियड, और कितने साल तक वैलिड रहता है? 10 ईयर तक वैलिड रहता है। और उसके बाद इसको रिन्यूड सब्सिक्वेंटली किया जाता है। और अगर वो अभी भी वो प्रोडक्ट अगर अभी भी जीआई टैग के लायक है तो उसको रिन्यूड सब्सिक्वेंटली कर दिया जाता है, तुरंत पारित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बीच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड निदाद 2.0 इनिशिएटिव, एक पहल है निदाद 2.0 इनिशिएटिव इन जुलाई 2026 टू एसिलेट इंडिजिनियस ड्रोन इनोवेशन अक्रॉस द कंट्री। तो कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री है जो कि लॉन्च किया है, एक पहल लॉन्च किया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है निदाद 2.0 जुलाई 2026 में, जो कि एसिलेट करेगा इंडिजिनियस भारत में स्वयं ड्रोन इनोवेशन अक्रॉस द कंट्री, भारत में ड्रोन बनने का बढ़ावा देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी ऑफिशियली लॉन्च द निदाद 2.0 पोर्टल एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो निदाद 2.0 क्या है? एक पोर्टल एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो कि जारी किया गया है मिटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, और ये ड्रोन बेस्ड इनिशिएटिव है। दिस प्रोग्राम फोकस ऑन प्रोवाइडिंग टेक सपोर्ट देगा, ये फाइनेंशियल फंडिंग देगा, ये इंक्यूबेशन सेटअप टू फास्ट ट्रैक इंडिजिनियस ड्रोन, जो कि इंडिया में स्वयं निर्मित ड्रोन बनाया जाएगा, आर्किटेक्चर हार्डवेयर देगा, सॉफ्टवेयर इनोवेशन इन इंडिया प्रदान करेगा। मीटी का यूनियन मिनिस्टर देख लेते हैं। मिनिस्ट्री अश्वनी वैष्णव जी जो है अभी मीटी जो है उनके हेड है, यूनियन मिनिस्टर है। ड्रोन रेगुलेशन एक्ट देख लेते हैं। ड्रोन ऑपरेशन इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स 2021 के तहत ड्रोन रेगुलेशन मैनेज किया जाता है इंडिया में, मैनेज बाय किसके द्वारा? डीजीसीए के द्वारा। तो मेन पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखेंगे, मीटी जो है अभी हाल में एक इनिशिएटिव जारी किया है जिसका नाम है निदाद 2.0 पोर्टल है, ये डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है और ये ड्रोन से रिलेटेड है। और अभी यूनियन मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव जी है, मीटी के यूनियन मिनिस्टर। और ड्रोन का रेगुलेशन एक्ट देख लेंगे, 2021 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स इन जुलाई 2026 ahead of its highly anticipated landmark इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी जियो हाल में ही आईपीओ जारी करने वाला है, अपना जो शेयर है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में बेचने वाला है, जिसके तहत इस मतलब ये लैंडमार्क, ये फैसला के तहत उन्होंने अपना सीईओ को अपडेट कर दिया है। तो नया सीईओ कौन बना है अभी? उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, पंकज पावर है। इससे पहले किरण थॉमस है, इसको सक्सीड कर दिया गया है इनको, और पंकज पावर को बनाया गया है सीईओ, क्योंकि जियो प्लेटफॉर्म जो है, जियो प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारा ऐप आता है, जैसे कि जियो सावन हुआ, जियो ऐप हुआ, जियो सिम वाला ऐप, तो वो सबको मैनेज करता है जियो प्लेटफॉर्म। तो उसका सीईओ है, सीईओ अभी हाल में ही पंकज पावर को नियुक्त किया गया है, क्योंकि जियो है जो जियो प्लेटफॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने वाला है, अपना शेयर आम पब्लिक में बेचने वाला है, और आकाश अंबानी चेयरमैन हो जाएंगे जियो के। जियो प्लेटफॉर्म्स अपॉइंटेड इंडस्ट्री के वेटरन है,
जान पहचाने वाले पंकज पावन उनका नाम है, जिनको न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया जियो प्लेटफॉर्म का। His top-level executive appointment comes strategically right ahead of the company's much-discussed landmark market listing and मेगा आईपीओ। मेगा आईपीओ लॉन्च करने वाला है। इससे जस्ट पहले पंकज पवार को सीईओ बनाया गया है जियो प्लेटफॉर्म से। सिंपली आप लोग इतना याद रखेंगे कि जियो प्लेटफॉर्म का सीईओ कौन है? पंकज पवार है। सिंपल। जियो प्लेटफॉर्म्स इज ए प्रोमिनेंट सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसके प्रोमिनेंट सब्सिडरी है जियो प्लेटफॉर्म्स। आईपीओ रेगुलेटर बॉडी देख लेते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स एंड स्टॉक मार्केट लिस्टिंग इन इंडिया आज आर स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी के द्वारा मैनेज किया जाता है आईपीओ को भी और स्टॉक मार्केट लिस्टिंग को भी। और सेबी के भी चेयरमैन कौन है? तुहिन कांता पांडे है। तुहिन केपी शॉर्ट फॉर्म कांता पांडे है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Which river is legally organized as longest river in Gujarat, spanning 13-12 किलोमीटर, serving the natural boundary and lifeline of the state? गुजरात का लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो गया है कानूनी तौर पे सबसे लंबा नदी है, जिसका स्पैन कितना है? 13-12 किलोमीटर है, जो कि नेचुरल बाउंड्री बनाता है गुजरात का और लाइफलाइन भी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी जो है गुजरात का लाइफलाइन नदी है। 13-12 किलोमीटर बहती है गुजरात में। Narmada River, covering a total distance of 13-12 किलोमीटर, serves as ultimate lifeline and largest river impacting गुजरात irrigation and power system। तो गुजरात के इरीगेशन और पावर सिस्टम को भी हेल्प करता है और 13-12 किलोमीटर इसका लेंथ है और गुजरात का लाइफलाइन है ये और लार्जेस्ट रिवर है। इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है ये और जाती कहाँ? अरेबियन सी में है और वेस्टर्न फ्लोइंग है नदी, अरेबियन सी में जाती है। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू लोकेटेड इन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो पठार है अमरकंटक, वहीं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है, उद्गम होता है इसका ओरिजिन और वेस्ट फ्लोइंग है और गुजरात में 13-12 किलोमीटर बहती है। साथ ही साथ गुजरात के बॉर्डर को भी नियुक्त करती है और ये गुजरात का लाइफलाइन नदी है और ये अरेबियन सी में बहती है और इंडिया का लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर में है ये। इसका फॉलो डायरेक्शन देख लीजिए। इट इज मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर थ्रू ए रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुरा। विंध्याचल एंड सतपुरा रेंज के बीच में रिफ्ट वैली में बहती है और वेस्ट फ्लोइंग नदी है ये। Question number 7, the central government scheme UP ODOP One District One Product Scheme 2026 offers massive credit, subsidy and institutional loan benefit. In which year was original ODOP scheme first launched in उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में जो ODOP जो स्कीम है, जिसका फुल फॉर्म है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम 2026, जो कि ऑफर करता है मैसिव क्रेडिट को, सब्सिडी को हेल्प करता है, इंस्टीट्यूशनल लोन बेनिफिट देता है। तो इसका ओरिजिनल वर्जन ODOP का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ओरिजिनल वर्जन कब आया था? 2018 में आया था। ये जोड़ती है ODOP जो है वन डिस्ट्रिक्ट को अनदर डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती है, जो कि देखिए 8 बन गया ना, तो इसी से 2018 हो जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP स्कीम फर्स्ट लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था जनवरी 2018 में। रिसीव ट्रेडिशनल इंडिजिनस इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट, जो कि रिवाइव करता है ट्रेडिशनल इंडिजिनियस इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट को। द अपडेटेड 2026 का फ्रेमवर्क एक्सपैंड डिजिटल स्टोर फ्रंट सब्सिडीज, एक्सपोर्ट लिंक्स एंड लो इंटरेस्ट कोलैबोरेटेड फिर एमएसएमई इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जो कि 2018 में आया, लेकिन अभी 2026 का जो इसका वर्जन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है इंडस्ट्रीज में, हैंडीक्राफ्ट में एमएसएमई से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ले रहा है। तो सिंपल आप लोग इतना याद रखेंगे, ODOP जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश का पहल है, 2018 में ही जारी कर दिया गया था। कोर गोल देख लेते हैं। टू आइडेंटिफाई प्रमोट एंड ब्रांड वन यूनिक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, ये प्रमोट करता है ब्रांड यूनिक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को फ्रॉम इच 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, सारा जिला का डिस्ट्रिक्ट को स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, यूनिक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट देता है, प्रमोट करता है, आइडेंटिफाई करता है। नेशनल एडॉप्शन देख लेते हैं। फ्लोइंग इट्स सक्सेशन इन यूपी, उत्तर प्रदेश में इसका सक्सेस हो गया। इट वाज इंटीग्रेटेड नेशनली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री है, वो भी सेंट्रल लेवल पे ODOP जारी कर दिया गया है आफ्टर सक्सेस इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव है, 2018 में लॉन्च किया गया। और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का अभी यूनियन मिनिस्टर कौन है। क्वेश्चन नंबर 8, विच मिनिस्ट्री रिलीज द कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025 to 2026 in July 2026 to systematically strengthen cyber security infrastructure across India digital economy? तो कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री है जो रिलीज किया है कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल थ्रेट को
रिपोर्ट है 2025-26, जो कि सिस्टमैटिकली एक्सटेंड करता है, मजबूती करता है साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे भारतवर्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनकी अब यूनियन मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव जी, रिलीज द ऑफिशियली डिजिटल थ्रेट, जो कि एक थ्रेट रिलीज किया है, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-6 documents charts critical vulnerabilities in cloud networks, emerging ransomware variants targeting critical state infrastructure, and outlines strict new compliance benchmark and financial enterprises। तो सिंपली आप लोग याद रखेंगे, मीटी जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो अभी एक थ्रेट जारी की है जिनका नाम है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26, जिनके तहत टारगेट करता है क्रिटिकल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को, आउटलाइंस स्टेट को और फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस को। साइबर नोडल एजेंसी देख लेते हैं, इंडियन कंप्यूटर एजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्ट इन फंक्शन मीटी एज नेशनल नोडल एजेंसी रिस्पॉन्डिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो सिंपल आप लोग याद रखेंगे, सर्ट इन, जिनका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, साइबर नोडल एजेंसी को रन करता है। लीगल एक्ट देख लेते हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड लीगली गवर्नड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2020 आईटी एक्ट 2000 के तहत साइबर सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड लीगली गवर्नड होता है इंडिया में। तो आप ये साल याद रखेंगे 2000, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया ऑफिशियली नोटिफाइड द डिटेल ट्रैफिक रेट क्वाटा एलोकेशन प्रोसीड्यूर इन जुलाई 2026 अंडर द सेपा फ्रेमवर्क साइंड विथ विच मिडल ईस्टर्न नेशन। तो जो ट्रैफिक रेट कोटा है वो अभी साइन हुआ है कौन सा मिडिल ईस्टर्न नेशन से, इंडिया का, अंडर द सेपा फ्रेमवर्क साइंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमन के साथ साइन हुआ इंडिया का, ओमन। The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) under India's Ministry of Commerce formally notified allocation procedure for the traffic rate quota। ट्रैफिक रेट क्वाटा, जिसके जैसे कि अगर कोई सामान आ रहा है, स्पेसिफाइड ट्रेड वॉल्यूम्स, जो कि स्ट्रक्चर करता है स्पेशलाइज ट्रेड वॉल्यूम्स का। अगर कोई सामान आ रहा है 100 टन, अगर सरकार अगर इस 100 टन पे, अगर ये वॉल्यूम से निर्धारित है कि 100 टन अगर कोई चीज़ इंपोर्ट हो रहा है तो उस पर मिनिमम टैक्स लगेगा, अगर 100 से अगर ज़्यादा टन इंपोर्ट हो रहा है तो उसमें टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। तो वही जो ट्रैफिक रेट कोटा जो अभी साइन हुआ है इंडिया और किसके एग्रीमेंट है ये, तो इंडिया और ओमन के बीच साइन हुआ है, इतना याद रखेंगे। सीईपीए का एक्सपेंशन देख लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म है डीप बायलैटरल पैक्ट कवरिंग ट्रेड गुड्स सर्विंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि कवर करता है, बायलैटरल पैक्ट है द्विदेशियों के बीच, और पैक्ट कवरिंग क्या करता है, गुड सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट को। ओमन का कैपिटल क्या हो जाएगा, मस्कट, ओमन का कैपिटल मस्कट, और करेंसी क्या हो जाएगा, ओमनी रियाल। क्वेश्चन नंबर 10, The central government in July 2026 announced the formal renaming of historic Central Vista Institutional Zone to what new name। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट है जो जुलाई 2026 में अनाउंस किया है रीनेम करने का हिस्टोरिक सेंट्रल विस्ता इंस्टीट्यूशनल जोन को, क्या नाम से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तव्य भवन एरियाज के नाम से इसको जाना जाएगा अब। इन लाइन विद शेडिंग कोलोनियल गवर्नेंस टर्मिनोलॉजी, तो कॉलोनियल जो ब्रिटिश लोग का जो टर्मिनोलॉजी था उससे बचने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस किया है रीनेम करेगा सेंट्रल विस्ता इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जो है उसको क्या नाम से, कर्तव्य भवन एरिया के नाम से, और इससे पहले राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम में परिवर्तित किया गया। और सेंट्रल विजा रीडेवलपमेंट देख लेते हैं, विस्ता रीडेवलपमेंट कब हुआ था, द मैसिव आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट है जो कि इंक्लूड करता है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट को और रिवैम्प्ड लॉन्स को भी अपने अंतर्गत लाता है सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट के अंतर्गत। द न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेशन कब हुआ, तो न्यू पार्लियामेंट को मोदी जी उद्घाटित कब किए थे, 28 मई 2023 को न्यू पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द ऑफिशियल इंडेक्स रेट रिकॉर्डेड फॉर इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन WIP न्यूली रियलाइज्ड इकोनॉमिक डाटा फॉर जून 2026। तो कौन सा ऑफिशियल इंडेक्स रेट है जो कि इंडिया का WPI होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को बढ़ाया है, कितना से बढ़ाया है, 9.87, ऑप्शन नंबर सी। According to official metrics released in July 2026, India's wholesale price index WPI based wholesale information surged sharply by 9.8%। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है जहाँ से होलसेल सामान सब आता है उसका महंगाई कितना दर बढ़ा है, 9.87% से बढ़ गया है जून के महीना में। हर साल ये लॉन्च होता है, ये डाटा हर साल आता है। WPI का नोडल ऑफिस देख लेते हैं, पब्लिश्ड मंथली, हर एक महीना में आता है WPI इंडेक्स, जो कि 2026 के जुलाई महीना में 9.87% से हाइकमेंट हुआ है, बढ़ गया है। ऑफिशियल इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है WPI। बेस ईयर इसका 2011-12 है। अगर कोई सामान का दाम अगर
100 से 2001 100 से 136 हो गया है। तो 100 जो है वो 2011-12 का रेट है और ये अभी प्रेज़ेंट का। इससे इसको कंपेयर किया जाएगा। 2011-12 के रेट से कंपेयर किया जाएगा। Question number 12. According to Trade Commerce sheet published for June 2026, India's trade deficit witnessed a massive year-on-year surge of 59%, stand of what total value? तो इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है, ट्रेड डिफिसिट कब होता है? मतलब व्यापार में घाटा कब होता है? जब इंडिया एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट बहुत कम करता है, एक्सपोर्ट घट जाता है और इम्पोर्ट दूसरे देश से जो सामान आता है, वो और ज़्यादा आने लगता है। जैसे कि सोना, सोना भी दूसरे देश से बहुत ज़्यादा आ रहा है, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा आ रहा है और टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल-वोबाइल बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसके तहत जून 2026 में इसका डाटा जो है, इंडिया को अभी 59% का घाटा हुआ है। मतलब एक्सपोर्ट अगर इंडिया 100% कर रहा है, तो इम्पोर्ट कर रहा है 49% मात्र, 41% सॉरी 41%, और इसका जो बीच का जो गैप है 59% का, ये इंडिया का घाटा है। तो यही अभी जून 2026 में हाइक होकर हो गया है 59%। तो उसका टोटल वैल्यू के मुताबिक इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, $30.43 बिलियन का घाटा हुआ है इंडिया को। ड्राइवन बाय सब्सिडी स्पाइक नॉन एसेंशियल गोल्ड, जो कि नॉन एसेंशियल गोल्ड जो जिसका जरूरत नहीं है सोना का, लेकिन इंपोर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट हो रहा है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, जिसके तहत इंडिया का एक्सपोर्ट भी कम रहा है। इंडिया ट्रेड डिफिसिट मंथ ऑफ जून 2026 शार्पली बाय 59% ईयर ऑन ईयर रीच कर गया है 30.43 बिलियन। तो आप सिंपली इतना याद रखेंगे कि जून महीना में 2026 में इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है, व्यापारिक घाटा जो है 59% का है, ये डाटा याद रखेंगे। और इससे भी इम्पोर्टेंट डाटा ये है, 30.4 बिलियन का घाटा हुआ है, बिलियन। ट्रेड डिफिसिट डिफिनेशन में देख लेते हैं। ऑकर्स व्हेन ए नेशन टोटल फाइनेंशियल वैल्यूज ऑफ इंपोर्टेड गुड, इंपोर्ट गुड का टोटल बैलेंस एंड सब्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड। जो एक्सपोर्ट करता है जो गुड एंड सर्विस, उसका वैल्यू कम जाएगा और इंपोर्ट करता है उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो वही उसको बोला जाता है ट्रेड डिफिसिट डिफिनेशन। Question number 13. The Delhi government in July 2026 formally passed an order to rename its existing Mahila Samriddhi Yojana as which new target welfare scheme. तो जो दिल्ली में जो योजना चलता था महिला समृद्धि योजना, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला क्या कि महिला समृद्धि योजना का नाम बदल के दूसरा नेम रखा जाएगा। तो उसका नेम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली लक्ष्मी योजना। न्यू नेम क्या रखा गया है? दिल्ली लक्ष्मी योजना, महिला समृद्धि योजना का। द दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस द स्ट्रक्चरल रीब्रांडिंग एंड ऑपरेशनल वाइडनिंग ऑफ महिला समृद्धि योजना। ऑफिशियली रीनेम क्या किया जाएगा? दिल्ली लक्ष्मी योजना। आप सिंपल याद रखो, महिला समृद्धि योजना रीनेम करके दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया गया है। द अपडेटेड वेलफेयर रोल आउट एम्स, और जो अपडेट वेलफेयर का रोल आउट एम्स क्या है? स्ट्रीमलाइन डायरेक्ट फाइनेंशियल डेबिट ट्रांसफर किया जाएगा एलिजिबल वुमेन बेनिफिशियरीज को, डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। गवर्नमेंट सिस्टम देख लेते हैं। दिल्ली ऑपरेट्स अंडर ए यूनिक फ्रेमवर्क भैया। अच्छा, दिल्ली से रिलेटेड अगर आर्टिकल पूछेगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 69 सीएए के तरह तहत जो एक्ट का पारित हुआ था 1991 में, दिल्ली को यूटी का दर्जा दिया गया और नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया। आर्टिकल 239 ए, आर्टिकल 239 ए दिल्ली से रिलेटेड है। 69th अमेंडमेंट एक्ट दिल्ली से रिलेटेड है, याद रखेंगे। असेंबली स्ट्रेंथ देख लेते हैं। द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कंटेन्स अ टोटल फिक्स्ड 17 असेंबली सीट्स। तो दिल्ली का जो असेंबली सीट्स है, टोटल कितना सीट है? 70 सीट्स। इसी पे चुनाव होकर दिल्ली का सीएम नियुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14. एट द लैंडमार्क इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, तो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हाल ही में हुआ है 2026। ऑल 5 पार्टिसिपेटिंग इंडियन स्टूडेंट, जो इंडिया की तरफ से जो 5 पार्टिसिपेट स्टूडेंट कर रहा था, सबने जीता है क्या? गोल्ड मेडल्स। इनेबलिंग इंडिया टू सिक्योर विच रैंक ज्वाइंटली, जो कि इंडिया को मदद किया है कौन सा रैंक हासिल करने में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वाइंट फर्स्ट रैंक। ज्वाइंट फर्स्ट रैंक। डिस्प्लेइंग फिनोमिनल ग्लोबल एकेडमिक एक्सीलेंस, ऑल 5 कंटेस्टिंग इलाइट इंडियन, इंडिया की तरफ से जो 5 विद्यार्थियों ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में जो पार्टिसिपेट किया था, सबने गोल्ड मेडल जीता है, जिसके तहत इंडिया का रैंक हो गया है ज्वाइंट फर्स्ट रैंक। ज्वाइंट फर्स्ट रैंक क्यों दिया जाता है? जबकि जब 1 से 2 नेशन अगर उतना ही मेडल जीते, 5-5 जीता है, तो सबको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा। तो ज्वाइंट फर्स्ट रैंक, तो जिसमें चाइना भी है और भी दूसरा देश है, सबको मिला के दिया गया है ज्वाइंट फर्स्ट रैंक। नोडल सेल देख लेते हैं। होमी भाभा जहांगीर सेंटर जो है साइंस एंड एजुकेशन का, वो रिस्पॉन्सिबल है, सेलेक्ट करता है, ट्रेनिंग देता है इंडियन टीम्स ऑफ इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड को। तो अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड को ट्रेनिंग और सिलेक्शन कौन करता है, तो उस बॉडी का नाम हो जाएगा होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन एक्ट। फर्स्ट आईपीएचओ इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड कहाँ हुआ था?
पोलैंड वार्सो, वार्सो पोलैंड के वार्सो 1967 में हुआ था। ये डाटा आप याद रखेंगे। और इंडिया का इस बार फर्स्ट ज्वाइंट रैंक आया है और इंडिया ने 5 गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अंडर द प्रोविजन डिस्कस्ड आर्टिकल 371 फॉर रीजनल हिल्स काउंसिल, तो जो अभी लद्दाख में जो हिल काउंसिल बनाया गया है, 7 हिल काउंसिल, उसी के से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। Do those newly expanded in Ladakh who holds the ultimate executive authority to bound union to boundaries or alter council components in a UT framework। तो यूटी में अगर बाउंड्री से रिलेटेड कोई अल्टर करना है, कोई चेंज करना है, काउंसिल से रिलेटेड कौन करना है, तो उसका हेड कौन होगा? सिंपली इस क्वेश्चन में यही पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंडर द स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी एंड ए स्पेशलाइज्ड रीजन गवर्नड via scheduled mandates or trailed clause like Article 371, the executive authority and absolute decree rest with President of India acting through the appointment administration lieutenant governors। तो प्रेसिडेंट जो होता है वहाँ गवर्नर को नियुक्त करता है और वही हेड होता है वहाँ के अल्टर करने में, बाउंड्रीज से अल्टर, नेम से अल्टर, काउंसिल से अल्टर करने में, चेंज करने में। यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट देख लेते हैं। यूटी आर कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल अंडर पार्ट 11, पार्ट 8। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 जो है उसमें यूटी से रिलेटेड है और आर्टिकल 239 से 41। तो यूटी से रिलेटेड कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो कॉन्स्टिट्यूशन 8, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 और आर्टिकल 239 से 41। प्रेसिडेंटल आर्टिकल 52 जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। लद्दाख हिल काउंसिल में 7 डिस्ट्रिक्ट मिलाया गया है। साइंटिफिक रिपोर्ट ऑन एआई यूनाइटेड नेशन जारी किया है। आईक्यूमेन एंड फनल को जीआई टैग मिला है। गुजरात के ऊंझा आईक्यूमेन ने जीरा है। निदा 2.0 ड्रोन से इनिशिएटिव है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आता है। न्यू सीईओ ऑफ जियो प्लेटफॉर्म पंकज पावर को दिया गया है। लॉन्गेस्ट रिवर इन गुजरात नर्मदा का 13-12 किलोमीटर। यूपी डीओपी लॉन्च कब हुआ था? 2018 में हुआ था। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट मिटी जारी किया है। इंडिया सीईपीए ट्रैफिक क्वाटा ओमन के साथ साझा किया है। रीनेमिंग द सेंट्रल विस्टा, क्या नाम दिया गया इसका? सेंट्रल विस्टा का कर्तव्य भवन एरियाज। होलसेल इन्फ्लेशन, होलसेल व्यापार में महंगाई कितना हाइक हुआ है? 9.8% से। जून 2026 में ट्रेड डिफिसिट कितना हुआ है? 30.43 बिलियन का घाटा हुआ है। रीनेमिंग महिला समृद्धि योजना दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से चेंज कर दिया गया है। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में इंडिया को ज्वाइंट फर्स्ट रैंक मिला है, 5 गोल्ड मेडल जीता है इंडिया। यूटी एग्जीक्यूटिव हेड का कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब यूटी का एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट।